हाँ जी। तो हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन देख लिया था डिटेल में, और हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी देख लिया था। ठीक है, अब एक अगली मस्त बात करते हैं। चलो देखो भाई, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में हमने देखा था कि ग्लोमेरुलर एक होता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो कि फिल्ट्रेशन को फेवर करता है। ठीक है, फिर इसके अलावा जो और दो प्रेशर्स रोल प्ले करते हैं, कौन कौन सा? ग्लोमेरुलर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर और बोमन्स कैप्सूल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और ये दोनों के दोनों प्रेशर फिल्ट्रेशन को अपोज करते हैं। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके इनकी मिला के अपोजिंग प्रेशर हैं उनकी वैल्यू थी टोटल 50, और जो फेवरिंग प्रेशर है इसकी वैल्यू थी 60। और 60 फेवरिंग प्रेशर ज़्यादा, अपोजिंग प्रेशर कम, 60 माइनस 50 तो नेट 10 का फेवरिंग प्रेशर आया, और नेट 10 के प्रेशर से फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें ये जो आपका ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ना, ये क्या है ना, अगर मान लो बॉडी का ब्लड प्रेशर चेंज होगा, हमारा जो सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर, जनरल जो बॉडी प्रेशर है, उस जनरल बॉडी प्रेशर पे डिपेंड करता है। अगर जनरल बॉडी प्रेशर ज़्यादा तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी ज़्यादा, और अगर हमारा जो जनरल सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर कम तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी कम। यानी कि मैं क्या बोल गया? मैं बोल गया कि ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर में डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, अगर ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा, मतलब अगर ब्लड प्रेशर सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा, ब्लड प्रेशर सिस्टेमिक जनरल सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर कम तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी कम। तो यार ये तो दिक्कत हो गई। मेरी बात सुनो, हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है 125 ml पर मिनट, या कह लो 180 लीटर्स पर डे, है ना? बात कर चुके हैं हम। अब आप एक बात सोचो कि देखो, अगर सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर हो गया ज़्यादा और साथ ही बढ़ जाएगा क्या? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। फॉर एग्जांपल अगर 60 है तो ये 60 से इंक्रीज होके हो जाएगा मान लो 65। अब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना हो जाएगा? अब पहले 60 में से 50 माइनस कर रहे थे, अब 65 में से 50 माइनस करो तो कितना हो जाएगा? 15। अब 15 के प्रेशर से तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना? विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, विच इज़ नॉट गुड। देन ऑन द अदर हैंड, अगर जनरल सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर कम हुआ और ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा। और अगर ये कम हो गया, मान लो ये 60 की जगह हो गया 55, तो पहले नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर था 60 माइनस 50, अब नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आएगा 55 माइनस 50 यानी कि 5, यानी कि जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो कम हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन स्लो हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घट जाएगा, बॉडी में से वेस्टेज वॉश आउट नहीं हो पाएंगे, विच इज़ अगेन नॉट अ गुड थिंग। लेकिन इसमें मस्त बात आपको पता है, मस्त बात इसमें ये है ना कि एक रेंज तक आपका जो जनरल सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर है वो चाहे इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। एज अ रिजल्ट योर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रिमेन्स कांस्टेंट। क्या बोला? कि सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर एक रेंज तक चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपका ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या कह लो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट सेम रहेगा। अब मन में सवाल आएगा, ऐसे कैसे? चीज़ तो मस्त है, लेकिन ये बॉडी अचीव कर कैसे पा रही है ना? देखो, अब देखते हैं कि बॉडी अचीव कर कैसे पा रही है। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो हेडिंग लगाओ, रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, रेगुलेशन ऑफ GFR, हेडिंग लगाओ। ठीक है, अब देखते हैं कि यार ये कैसे पॉसिबल हो पाता है। तो पॉसिबल ऐसे हो पाता है, पहले हम अज्यूम करके चल रहे हैं,
अज्यूम कि ब्लड प्रेशर सिस्टेमिक जनरल जो जो जनरल सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर है वो कम हो गया, ठीक है। जैसे ही सिस्टेमिक जनरल सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर होगा कम, इस चीज को सेंस कर लेगा आपका मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा नाम सुना सुना लग रहा है ना, क्योंकि पढ़ाया था। देखो कहाँ पढ़ाया था, याद करो याद करो। दो तरह के नेफ्रॉन देखे थे, कोर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी। और हमने बात की थी कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में ये जो बोमन्स कैप्सूल और डीसीटी ये बड़े पास पास में होते हैं, ठीक है। जैसे कोर्टिकल में तो ये दूर दूर हैं, जक्स्टा मेडुलरी में होते हैं ये पास पास। इनके पास पास होने से एफरेंट आर्टरियोल और डीसीटी आ जाते हैं टच में, कांटेक्ट में, और एज अ रिजल्ट जिस एरिया पे ये टच में आते हैं वहाँ पे एफरेंट आर्टरियोल और डीसीटी दोनों के सेल्स में हो जाते हैं मॉडिफिकेशन, सेलुलर मॉडिफिकेशन, एक नई तरह के सेल बन जाते हैं। और उन दोनों के बीच में भी कुछ सेल्स आके बैठ जाते हैं, और फिर ये स्ट्रक्चर सामने निकल के आया था जिसको हमने बोला था जेजी कॉम्प्लेक्स या जेजी एपरेटस, जक्स्टा ग्लोमेरुलरी एपरेटस, ठीक है। और इसमें हमने तीन तरह के सेल देखे थे, जो डीसीटी वाले सेल वो मैकुला डेंसा, एफरेंट आर्टरियोल वाले सेल जेजी सेल्स, और दोनों के बीच में बैठे हुए सेल मिजेंजियल सेल्स। जेजी सेल एफरेंट आर्टरियोल, मैकुला डेंसा सेल डीसीटी, और मिज एंजियल सेल बिटवीन बोथ टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। ये तो हम अभी क्या बोल रहे हैं, जैसे ही ब्लड प्रेशर हुआ कम, जैसे ही जनरल सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर हुआ कम, कौन एक्टिवेट हो गया, इस चीज़ को किसने सेंस कर लिया, मैकुला डेंसा यानी डीसीटी के सेल्स ने, ठीक है। जैसे ही मैकुला डेंसा, जैसे ही बीपी कम हुआ, मैकुला डेंसा ऑफ द जेजी कॉम्प्लेक्स गेट्स एक्टिवेटेड, और जैसे ही ये एक्टिवेट होगा, जैसे ही मैकुला डेंसा एक्टिवेट होगा, ये कर देगा एफरेंट आर्टीरियोल वैसो डायलेशन। मतलब क्या बना, मतलब ये बना जैसे ही आपका मैकुला डेंसा एक्टिवेट हुआ, इसने आपकी इस एफरेंट आर्टरियोल का कर दिया वैसोडाइलेशन, इसको बड़ा कर दिया। एज अ रिजल्ट क्या होगा इसके अच्छा याद है, मैंने बोला था, मैंने बताया था कि ये जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो होता है इसकी वैल्यू होती है ज़्यादा, कितनी 60। इसका रीज़न होता है कि एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर ज़्यादा होता है और इसका एफरेंट आर्टरियोल का डायमीटर कम होता है, इनमें होता है डायमीटर डिफरेंस। और एज अ रिजल्ट इसमें ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट होता है। तो जैसे ही हुआ इसका वैसोडाइलेशन, तो डायमीटर का डिफरेंस और ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो इसमें अब जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, बैक टूवर्ड्स दी नॉर्मल जाने लगेगी। भाई सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर कम हुआ था, उसके कारण से ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वैल्यू गिरने लगी थी, लेकिन हमने कर दिया यहाँ पे वैसोडाइलेशन, तो डायमीटर डिफरेंस और इंक्रीज हो गया, यहाँ से ब्लड का फ्लो बढ़ गया और ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड आने लगा। एज अ रिजल्ट ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज अगेन गोइंग बैक टूवर्ड्स नॉर्मल। हाँ जी, तो क्या हुआ, सबसे पहले जैसे ही ब्लड प्रेशर कम हुआ, मैकुला डेंसा ऑफ द जेजी कॉम्प्लेक्स गेट्स एक्टिवेटेड, एज अ रिजल्ट एफरेंट आर्टेरियोल का हो जाएगा वैसोडाइलेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही मैकुला डेंसा एक्टिवेट हुआ, नीट के लिटरेचर में दिया नहीं बट बता रहा हूँ, जैसे ही ये मैकुला डेंसा एक्टिवेट होता है, यहाँ से इन मैसेजेस को मैकुला डेंसा से जेजी सेल्स तक फॉरवर्ड कर दिया जाता है, किसके द्वारा, इन दोनों के बीच में बैठे लेसिस सेल या मिजेंजियल सेल्स के द्वारा। ये जो बीच में मिजेंजियल सेल्स बैठे हैं ये मीडिएटर की तरह काम कर रहे हैं, इसकी बात को एफरेंट आर्टरियोल के सेल्स तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना। एफरेंट आर्टरियोल और डीसीटी के बीच में कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं कौन, ये बीच में बैठे मिजेंजियल सेल्स। तो जैसे ही मैकुलर डेंसा सेल्स एक्टिवेट हुए, वैसे ही एक्टिवेट हो गए कौन, एफरेंट आर्टरियोल के
मॉडिफाइड सेल्स यानी कि JG सेल्स, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, और हमने देखा था जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स में से क्या सीक्रेट होता है, रेनिन। तो वही होने जा रहा है। जैसे ही मैकुला डेंसा एक्टिवेट हुआ तो एफरेंट आर्टरियोल का तो वैसोडाइलेशन हो गया, लेकिन एट द सेम टाइम रेनिन सिक्रेशन फ्रॉम द JG सेल्स, ठीक है। और ये रेनिन क्या करेगा ना, जैसे ही ये रेनिन सिक्रीट हुआ ब्लड में प्रेजेंट होता है एंजियोटेंसिनोजन। ये एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से आया, ये बनता है आपके लीवर में बन के ऑलरेडी ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जैसे ही रेनिन आया, रेनिन ने इस एंजियोटेंसिनोजन पर वर्क करके इसको कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 1 में। और इस एंजियोटेंसिन 1 पे एक एंजाइम काम करता है ACE, इसकी फुल फॉर्म बोले तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम कहाँ से आ गया, ये एंजाइम बनता है आपके लंग्स में, ठीक है। और जैसे ही एंजियोटेंसिन 1 पर इस एस एंजाइम ने काम किया, ये कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन 2 में। क्या हुआ, मैकुला डेंसा एक्टिवेट हुआ, एज अ रिजल्ट क्या सीक्रेट हुआ, रेनिन फ्रॉम द JG सेल्स। इस रेनिन ने ब्लड में प्रेजेंट एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिनोजन बना था लीवर में, और इस एंजियोटेंसिन 1 को लंग्स में बनने वाले एक एंजाइम एस एंजाइम ने कन्वर्ट कर दिया एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा ना, ये एंजियोटेंसिन 2 करेगा दो काम। सबसे पहला काम वैसो कंस्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्टीरियोल। देखो भाई, यहाँ पे हमने एफरेंट आर्टीरियोल का डायामीटर इंक्रीज कर दिया था, तो डायामीटर डिफरेंस बढ़ गया था ऑलरेडी, और इफरेंट आर्टीरियोल का तो ऑलरेडी इससे डायमीटर छोटा होता है। हम क्या कर रहे हैं ना, डबल गेम खेल रहे हैं। यहाँ पे एफरेंट आर्टीरियोल का तो डायमीटर इंक्रीज किया और इफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर छोटा कर दिया। किसने छोटा कर दिया, एंजियोटेंसिन 2 ने। एंजियोटेंसिन ने आके इस इफरेंट आर्टीरियोल को कर दिया कॉन्स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो और ज़्यादा डायमीटर डिफरेंस बढ़ गया, तो यहाँ पे अब और ज़्यादा ब्लड का जो प्रेशर है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ज़्यादा इंक्रीज होगा। अगेन यस, इट इज़ गोइंग बैक टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हो गया एंजियोटेंसिनोजन का एंजियोटेंसिन 2 का पहला काम। अब देखते हैं एंजियोटेंसिन 2 का दूसरा काम। याद है मैंने आपको बताया था कि किडनी के ऊपर ही एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड। क्योंकि ये ग्लैंड किडनी के ऊपर है तो इसको हम सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोल देते हैं। ये हमने किडनी के स्ट्रक्चर में पढ़ा था हमारे स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, ठीक है। तो किडनी में निकला था भैया क्या, रेनिन ने बनाया था एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हुआ एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 ने एक तो कर दिया वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इफरेंट आर्टीरियोल का, दूसरा ये एंजियोटेंसिन 2 सिक्रीट करवा देगा आपकी एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स पार्ट में से रिलीज करवा देगा एल्डोस्टेरोन। और ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये एल्डोस्टेरोन पता क्या करेगा, ये एल्डोस्टेरोन आपके डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट्स में से सोडियम को निकाल के ब्लड में डाल देगा। क्या करेगा, इस डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट्स में से सोडियम को निकाल के ब्लड में डालेगा, निकाल के ब्लड में। और जैसे जैसे सोडियम ब्लड में जाएगा तो ब्लड में सोडियम के आने से ब्लड प्रेशर हमेशा होता है इंक्रीज, ठीक है। तो जैसे जैसे सोडियम आपके ब्लड में एंट्री मार रहा है तो सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर, जनरल सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। और अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा तो वापस से हमारा जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो वापस से इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होता है। सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो फिर से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा भाई,
जैसे ही ब्लड प्रेशर जनरल सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर हुआ कम, मैकुला डेंसा हुआ एक्टिव, इसने करवाया एफरेंट आर्टेरियोल का वैसोडाइलेशन। एट द सेम टाइम रेनिन सिक्रीट करवाया जेजी सेल्स में से, और एज अ रिजल्ट रेनिन के सिक्रीशन की वजह से फाइनली लास्ट प्रोडक्ट क्या बना, एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 ने जाके कर दिया वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन इफरेंट आर्टेरियोल का, साथ में सिक्रीट करवा दिया एल्डोस्टेरोन फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स, और एज अ रिजल्ट इस एल्डोस्टेरोन ने डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में से सोडियम को निकाल के ब्लड में डाल दिया, और एज अ रिजल्ट ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने लगा। एज अ रिजल्ट ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या कह लो जीएफआर टुवर्ड्स नॉर्मल रन करने लगा। इधर भी एज अ रिजल्ट ऑफ वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ इफरेंट आर्टेरियोल बीपी टुवर्ड्स नॉर्मल जाने लगा, या कह लो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टुवर्ड्स नॉर्मल जाने लगा, जीएफआर टुवर्ड्स नॉर्मल जाने लगा। इस पूरे मैकेनिज्म को, पूरे पाथ को बोलते हैं रास मैकेनिज्म या रास सिस्टम। रास RAAS मतलब रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। और इस नाम से हम इस पूरे मैकेनिज्म को, लगभग पूरे मैकेनिज्म को तो हम इस नाम से ही ट्रेस कर सकते हैं। देखो ना, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम, यानी कि रेनिन बनेगा, रेनिन निकलेगा, रेनिन क्या बनवाएगा, एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 जाके क्या सिक्रीट करवाएगा, एल्डोस्टेरोन। तो पूरा पाथ तो ट्रेस ही हो गया इससे, ठीक है। चलिए, हाँ भाई, अब एक और चीज़, तो ये हमने देखा कि अगर मान लो बीपी डिक्रीज हो जाए तो कैसे किडनी उसको वापस इंक्रीज करके टुवर्ड्स द, कैसे बॉडी उसको वापस इंक्रीज करके टुवर्ड्स द नॉर्मल ले जाती है, और ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है, जीएफआर भी नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बात सोचो कि अगर मान लो बॉडी में हो जाए डिहाइड्रेशन, ठीक है ना, क्या हो गया भाई, बॉडी में हो गया डिहाइड्रेशन, या डिहाइड्रेशन को दूसरी लैंग्वेज में बोले तो मान लो ब्लड का वॉल्यूम हो गया कम, या कह लो बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम हो गया कम। भाई एक ही बात है ना, डिहाइड्रेशन बोलो या बोल दो कि भाई ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया या बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हो गया, तीनों इंटरकनेक्टेड हैं, एक ही बात है, ठीक है ना। मैं क्यों बोल रहा हूँ एक ही बात को तीन तरीके से, क्योंकि एनसीईआरटी ने बोला है तो मुझे भी बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन, जब भी डिहाइड्रेशन होता है यानी कि ब्लड का वॉल्यूम कम हो, या कह लो ब्लड का फ्लूइड वॉल्यूम कम हो, उस केस में क्या होता है ना, उस केस में भी आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। अच्छा, ब्लड प्रेशर कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम होते ही यानी कि जीएफआर कम हो जाएगा, विच इज़ नॉट गुड। और हमने देखा कि ब्लड प्रेशर के कम होते ही रास मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि मैकुला डेंसा एक्टिवेट होगा, वैसोडाइलेशन ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल, देन रेनिन सिक्रीट होगा, देन एंजियोटेंसिन करवा देगा भैया, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है इफरेंट आर्टेरियोल। ऑन द अदर हैंड एंजियोटेंसिन सिक्रीट करवा देगा एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन भी करवा देगा सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, जिससे कि ये सारे फैक्टर क्या कर रहे हैं मिलके, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में लगे हैं। तो जब भी होगा डिहाइड्रेशन, बीपी जाएगा नीचे, तो रास मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया एक तो, एंड एट द सेम टाइम इन द केस ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा, आपके हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट ओस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। कौन एक्टिवेट हो जाएगा, ओस्मो रिसेप्टर्स। और जैसे ही ओस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए, वैसे ही आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको कि न्यूरोहाइपोफाइसिस भी बोल देते हैं, वहाँ से सिक्रीट होगा एक हार्मोन जिसका नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसी एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम वैसोप्रेसिन, ठीक है। जैसे ही रिलीज हुआ ये ADH या कह लो वैसोप्रेसिन, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ वेरी गुड वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर। आपकी जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन की आपकी जो बॉडी की वेसल्स हैं, वेसल्स को करेगा कॉन्स्ट्रिक्ट, और जब भी वेसल्स का होता है कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड प्रेशर होता है इंक्रीज, तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज, जीएफआर इंक्रीज, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड
ये जो हार्मोन है ये हार्मोन जाएगा आपके डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट के पास, और उसमें से वाटर को निकाल निकाल के ब्लड में डालेगा। देखो भाई, ये लेट पार्ट ऑफ द डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ से वाटर को निकाल निकाल के ब्लड में, निकाल निकाल के ब्लड में, ब्लड में, ब्लड में, ब्लड में। जैसे ही ब्लड में एंटर हुआ वाटर, तो जो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम है या ब्लड का वॉल्यूम है वो अगेन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा जो कि गिरा हुआ था। ठीक है, तो क्या बात की हमने, इंक्रीज्ड वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट कौन कर रहा है, एडीएच। एज अ रिजल्ट ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होंगे, जीएफआर अगेन बैक टूवर्ड्स द नॉर्मल। एंड इन द केस ऑफ डिहाइड्रेशन, जब एल्डोस्टेरोन, जब रास मैकेनिज्म ऑपरेट हो रहा होगा ना, और एल्डोस्टेरोन यहाँ से रिलीज होगा, कहाँ से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। वो एल्डोस्टेरोन मैंने क्या बताया था क्या करता है कि ब्लड में से रीनल टिब्यूल में से सोडियम को, कौन सा टिब्यूल, कौन सा पार्ट ऑफ द टिब्यूल, लेट डीसीटी, लेट डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, वहाँ से निकाल निकाल के डालता है ब्लड में। एज अ रिजल्ट ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। एट द सेम टाइम इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन, ये नीट के लिटरेचर में नहीं है बट फिर भी बता रहा हूँ, ठीक है ना, और ये बात बहुत ही कम जने जानते हैं, ठीक है ना, कि एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, एल्डोस्टेरोन इन केस ऑफ डिहाइड्रेशन सोडियम को तो रीअब्जॉर्प्शन करवा ही रहा है। एट द सेम टाइम इन द केस ऑफ डिहाइड्रेशन जब एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ तो ये एडीएच को स्टिम्युलेट करेगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन के भी सिक्रीशन को ये बूस्ट करेगा, उसको भी सिक्रीट करवाएगा, ठीक है ना। और एज अ रिजल्ट अगर वो सिक्रीट कराएगा तो एडीएच का काम क्या है, एडीएच का काम है भाई डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में से वाटर को उठा उठा के कहाँ पटकना, ब्लड में। तो इसलिए बोला जाता है कि एल्डोस्टेरोन भी किस में हेल्प करता है, वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम दी डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है ना। तो जब भी ब्लड प्रेशर कम होगा एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा। लिटरेचर में ऐसा लिख दिया जाता है कि एल्डोस्टेरोन का जो फंक्शन है वो लिख दिया जाता है सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम दी डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। अब समझ आया कि ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन के बारे में क्यों बोल दिया जाता है एल्डोस्टेरोन के बारे में। एल्डोस्टेरोन इन द केस ऑफ एल्डोस्टेरोन जब भी निकलेगा सोडियम का तो रीअब्जॉर्प्शन करा ही रहा है, लेकिन इन द केस ऑफ डिहाइड्रेशन भाई बीपी कम होगा, रास मैकेनिज्म भी ऑपरेट होगा, और उस टाइम पे जो एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा ना, ये सोडियम के साथ साथ क्या करेगा, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन के साथ साथ क्या करेगा, एडीएच को भी सिक्रीट करवा देगा, और एज अ रिजल्ट क्या होगा, साथ में वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। इसलिए बोल दिया जाता है एल्डोस्टेरोन का फंक्शन सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। समझ आ गया? चलो भाई, ये तो बात हो गई जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ, जनरल सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ, ठीक है ना, तो किडनी में, लेकिन उसके बावजूद भी जो जीएफआर है वो नॉर्मल रहता है। वो कैसे रहता है वो हमने देखा। अब देखते हैं इसका उल्टा करके। फॉर एग्जांपल अगर मान लो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया तो क्या होगा, तब जीएफआर नॉर्मल कैसे रहेगा। अब मान के देखो कि जनरल सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर जो है वो हो गया इंक्रीज। अब जब ये होगा इंक्रीज तो भैया सबसे पहले तो रास मैकेनिज्म ठप हो जाएगा। रास मैकेनिज्म ऑपरेट नहीं होगा, ये कोई काम नहीं करेगा। रास मैकेनिज्म काम नहीं करेगा, हाँ, यानी रेनिन सिक्रीट नहीं होगा, नहीं होगा। एंजियोटेंसिन 2 नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। इसका मतलब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी नहीं होगा, इफरेंट आर्टेरियल का नहीं होगा। अच्छा, एफरेंट आर्टेरियल का वैसोडाइलेशन भी नहीं होगा, नहीं होगा। अच्छा, एल्डोस्टेरोन भी रिलीज नहीं होगा, नहीं होगा। ब्लड प्रेशर, क्योंकि अगर रास मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया तो ब्लड प्रेशर को और बढ़ा देगा। जैसे अब ब्लड प्रेशर इंक्रीज जैसे डिक्रीज करना है, सबसे पहले तो रास मैकेनिज्म ठप हो जाएगा, ठीक है। दूसरा,
वेसो कंस्ट्रिक्शन ऑफ एफरेंट आर्टीरियोल। याद है जब ब्लड प्रेशर कम था उसको बढ़ाने के लिए हमने इफरेंट आर्टीरियोल का तो कंस्ट्रिक्शन और एफरेंट आर्टीरियोल का वेसो डायलेशन कर दिया था। इस केस में रास मैकेनिज्म के थ्रू था, वो तो उसको तो हटा दो, वो तो है ही नहीं। लेकिन इस बार क्या हो रहा है ना, एफरेंट आर्टीरियोल का वेसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। एफरेंट आर्टीरियोल का, इस एफरेंट आर्टीरियोल का वेसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। एज अ रिजल्ट यहाँ से आने वाला ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। और इन दोनों में जो डायमीटर का डिफरेंस है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पे ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, बैक टू बर्ड्स नॉर्मल जाने लगेगा। तो अब सवाल है कि रास मैकेनिज्म तो है ही नहीं, इसमें वेसो कंस्ट्रिक्शन कौन लेके आ रहा है भैया। इसमें वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, वैसे आपको ये नाम जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ बोल के छोड़ रहा हूँ, आप भी सुन के छोड़ निकाल देना। मायोजेनिक थ्योरी। ये मायोजेनिक थ्योरी क्या कहती है, ये मायोजेनिक थ्योरी ये कहती है कि जो एफरेंट आर्टेरियोल होती है ना, एफरेंट आर्टेरियोल की वॉल में होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर जैसे ही, अब देखो सिस्टेमिक, जनरल सिस्टेमिक ब्लड प्रेशर है ज़्यादा, ज़्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लो कर रहा है, और जब भी ब्लड फ्लो करेगा ज़्यादा प्रेशर से, वो वॉल्स पे तो प्रेशर लगा रहे हैं, तो वॉल्स की होगी स्ट्रेचिंग। और जैसे ही एफरेंट आर्टेरियोल की वॉल में होगी स्ट्रेचिंग, इस स्ट्रेच को इसकी वॉल में बैठे स्ट्रेच रिसेप्टर कर लेंगे सेंस, ठीक है ना। स्ट्रेच रिसेप्टर्स हो जाएंगे एक्टिवेट, और जैसे ही एफरेंट आर्टेरियोल के स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, वैसे ही एफरेंट आर्टेरियोल में हो जाता है कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है। तो ये कहती है मायोजेनिक थ्योरी। बस आपको इतना याद कर लो कि जब भी बीपी इंक्रीज होगा, सबसे पहले रास मैकेनिज्म ठप हो गया, एफरेंट आर्टेरियोल में हो गया वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, एज अ रिजल्ट बीपी डिक्रीज होने लगेगा, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिक्रीज होने लगेगा, जीएफआर डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। एट द सेम टाइम जब ब्लड फ्लो करता है हाई प्रेशर से, तो जो हार्ट के चैम्बर्स हैं, हार्ट के 4 चैम्बर्स है ना, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल्स। तो जब भी ब्लड हाई प्रेशर से फ्लो करता है, तो जो हार्ट के चैम्बर्स हैं, हार्ट के चैम्बर्स में भी होती है स्ट्रेचिंग, ठीक है। और जब आपके जो एट्रिया है, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, जब भी राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम में स्ट्रेचिंग होती है, एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रेचिंग हार्ट की एट्रियल वॉल में से रिलीज होता है, में से सिक्रीट होता है एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, ANF। नेट्रीयूरेटिक फैक्टर कहाँ से रिलीज होता है, हार्ट का भी कौन सा पार्ट, एट्रियल चैम्बर्स, ठीक है ना। क्यों 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 सिक्रीट होता है, ड्यू टू स्ट्रेचिंग। और ये जो ANF है, ये ANF कर देता है आपकी वेसल्स की डायलेशन, जो जनरल बॉडी वेसल्स हैं उनमें कर देगा वेसो डायलेशन। और एज अ रिजल्ट वेसो डायलेशन क्या होता है, हमेशा ब्लड प्रेशर डिक्रीज होने लगता है, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड जीएफआर डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। साथ ही साथ देखो क्या होता है ना, अब ब्लड प्रेशर है ऑलरेडी इंक्रीज, हमें उसे करना है डिक्रीज। अगर इस केस में रास मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाए, यानी कि अगर रेनिन सिक्रीट हो जाए, तो गड़बड़ हो जाएगी। ब्लड प्रेशर ऑलरेडी हाई है, वो तो और शूट अप हो जाएगा ना। तो क्या होता है ना, ये जो ANF निकला ना, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर, ये साथ में रेनिन के सिक्रीशन को इनहिबिट करके रखता है। देखो जब हम कोई काम करते हैं ना, तो कुछ लोगों का तो हमें पता होता है कि यार ये तो हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसका हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होता है ना कि हमें पता होता है कि यार ये तंग कर सकता है ना, तो हमें फिर क्या करना पड़ता है, उनको रोक के रखना पड़ता है, एफर्ट दे के उनको रोक के रखना पड़ता है ना, कि ये कोई गड़बड़ ना कर दे। तो इसी तरह से जो एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर निकलता है इन द केस ऑफ इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ द एट्रियल वॉल, ये वेसोडाइलेशन तो करेगा, एट द सेम टाइम ये रेनिन को इनहिबिट करके रखेगा, रेनिन के सिक्रेशन को, यार ये सिक्रेट ना हो जाए, नहीं तो गड़बड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए बोलते हैं कि एट्रियल नेट्रीयूरेटिक फैक्टर एक्ट एज अ चेक ऑन द रास मैकेनिज्म, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर मान लो हमारी बॉडी है ओवर हाइड्रेटेड, यानी कि ब्लड का वॉल्यूम है ज़्यादा, बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम है ज़्यादा, तो बीपी भी क्या होगा, ज़्यादा। तो उस केस में क्या होगा, आपके जो ओस्मो रिसेप्टर हैं हाइपोथैलेमस में, वो हो जाएंगे डीएक्टिवेट, और उनके डीएक्टिवेट होने से एडीएच का जो सिक्रेशन है वो नहीं होगा, एडीएच का हो जाएगा सप्रेशन, एडीएच का हो जाएगा भैया सप्रेशन। एज अ रिजल्ट
जब एडीएच का काम क्या होता है, एडीएच का काम होता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करना। ट्यूबुलर ल्यूमन में से वाटर को निकाल निकाल के ब्लड में डालता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है ना, और कॉन्सनट्रेटेड यूरिन बनता है। लेकिन अगर हो गया एडीएच सप्रेस, तो जो ल्यूमेन में वाटर है वो रीअब्जॉर्ब हो नहीं पाएगा, तो वाटर एज इट इज़ पास हो जाएगा, तो जो यूरिन बनेगा उसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी, है ना, और एक्सेस यूरिनेशन होगा। और एक्सेस यूरिनेशन को, या फिर अगर यूरिन की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए तो उसको बोलते हैं भैया डायूरेसिस। आपने एक नाम सुना होगा डायूरेटिक सब्सटेंसेस। आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। देखो, टी, कॉफ़ी, बियर, ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ये सब क्या है, ये सब है डायूरेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है ना। इनको डायूरेटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो सब्सटेंसेस है ना, टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, बियर, ये सब के सब क्या करते हैं ना, ये जाके एडीएच को सप्रेस कर देते हैं, एडीएच के सिक्रीशन को सप्रेस कर देते हैं। एज अ रिजल्ट एडीएच अगर सिक्रीट नहीं होगा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वाटर यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा, यूरिन का वॉल्यूम हो जाएगा, एक्सेस यूरिनेशन हो जाएगा, और एक्सेस यूरिनेशन को या इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ यूरिन को क्या बोलते हैं, डायूरेसिस। इसलिए उनको बोला जाता है डायूरेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये हो गया भैया आपका। सबसे पहले हम यूरिन फॉर्मेशन का ओवरव्यू लिया था, बहुत अच्छा, ठीक है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा था, कंपोजिशन ऑफ फिल्ट्रेट देखा था। फिर उसके बाद हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यानी कि जो फर्स्ट स्टेप है उसको डिटेल में देखा कि इसका डिराइविंग फोर्स क्या है। फिर हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट देखा। फिर हमने आज देख लिया है रेगुलेशन ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो आगे के जो 2 स्टेप्स हैं, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन अंडर कॉमन टॉपिक, जो कि हमने पहले बताया था, दैट इज ट्यूबुलर प्रोसेसिंग ऑफ द फिल्ट्रेट। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन के बोमन कैप्सूल में आ गया, वो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द नेफ्रॉन में से पास होगा। उसमें से कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब होती चलेंगी, कुछ चीज़ें सिक्रीट होती चलेंगी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता चलेगा। तो इसको बोलते हैं भैया ट्यूबुलर प्रोसेसिंग ऑफ द फिल्ट्रेट। तो डिटेल हो जाएगी सिक्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन की, ठीक है। और इस तरह से हमारे यूरिन फॉर्मेशन का होगा समापन समारोह, ठीक है। तो अगर मेरे थोड़े छोटे से एफर्ट से आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है जी, बाय।